दोस्तों, ये समाज शास्त्री साहब आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। पिछले 70 सालों से इनको समाज में, देश में कोई बुराई नज़र नहीं आई, लेकिन आज बीजेपी सरकार में इनको सारी बुराइयां नज़र आ रही हैं। आप भी देखो। रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। लेकिन हम लोगों का जो अनुभव आया वो था कि जितना सरकार को बदला, सरकार का निकम्मापन उतना बढ़ता चला गया। तो उस नारे का दूसरा हिस्सा है, सरकार निकम्मी है लेकिन ये देश हमारा अपना है। सरकार निकम्मी है लेकिन ये देश हमारा अपना है। इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। गदरगामा के लोगों ने इंतजार नहीं किया कि सरकार यहां पर लाइब्रेरी बनाए। गदरगामा के लोगों ने इंतजार नहीं किया कि सरकार हमारे बेटे बेटियों को कंप्यूटर सिखाए। इन्होंने खुद शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकार निकम्मी होगी लेकिन देश हमारा अपना है। अगर हमारे घर की सफाई करने वाला कोई नहीं आया तो घर गंदा रहेगा। नहीं गंदा रहेगा, हम खुद साफ करेंगे। तो वही काम करने के लिए विप्लवी पुस्तकालय जैसे लोग लगे हुए हैं। नया राजा बनने के लिए, नए सामंत बनने के लिए, नए मालिक बनने के लिए हमको आजादी नहीं मिली थी। और आज हिंदुस्तान का नौजवान रोजगार के लिए देश में और विदेश में भटक रहा है और कहीं जगह नहीं है। हमारे पास संसदीय लोकतंत्र एक बड़ी चीज है, पाकिस्तान के पास नहीं बन पाया। पाकिस्तान तानाशाही और लोकतंत्र के बीच में झूला झूलता है। 5 साल तानाशाही, 5 साल लोकतंत्र। उस मायने में भारत ने 19 बरस की इमरजेंसी छोड़ करके लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस नहीं किया। नेता चाहे जो भी हो, पार्टी चाहे जो भी हो। जब एक बार वो दुस्साहस किया लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ का, तो इंदिरा गांधी जैसी बड़ी नेता, महान प्रधानमंत्री, उसको भी हमने कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया। अगली बार भी अगर कोई लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करेगा तो जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ, संजय गांधी के साथ हुआ, आपके साथ भी वही होगा। ये भारत की कसम है। लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, उसमें जो बीमारियां आ गई हैं उसको हम दूर करेंगे। चुनाव, पहली चीज जो 75 साल में हासिल हुई है वो है स्वतंत्रता, स्वराज। ये मामूली चीज नहीं है। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो समझते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी नकली है, अधूरी है। ये बात तो ठीक है, नकली नहीं, असली है। दूसरी बात जो हमने हासिल की वो थी हमारी राजनीतिक एकता। 550 टुकड़ों में हिंदुस्तान बटा हुआ था अंग्रेजों के जाते समय। 550 रियासतें थीं। बड़ौदा, ग्वालियर, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, जम्मू, त्रावणकोर, कोचीन, दरभंगा, ये लोग सब सपना देखते थे कि अपना राज होगा, अपना झंडा होगा, अपना टिकट होगा, अपनी हुकूमत होगी। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन का दबाव, प्रजा परिषद का आंदोलन और नेहरू और पटेल जैसे नेताओं का संकल्प, कि इन सबको हमने कहा कि तुम्हारी खैर नहीं है, तुम या तो भारत में मिल जाओ या जनता तुमको टुकड़े टुकड़े कर देगी। और डर के मारे ज्यादा राजा महाराजा नवाब भारत के साथ मिले और हम, जिसको अंग्रेज जाते तोड़ गया था, गांव गांव को तोड़ गया था भारत के बंटवारे को लेके, हिंदू मुसलमान को लेके, हमने फिर से उस एकता को बनाने का काम किया और किसी तरह से हमने एक बहुभाषी भारत बनाया है। आनंद कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वह अपनी बात करें। आनंद कुमार जी। श्रद्धेय अध्यक्ष जी, प्रभात दा, अब्दुल बारी सिद्दीकी भाई अवधेश प्रधान जी, तपस्वी नेता राजन जी, मंच पर आसीन विद्वत समाज और गदरगामा और बेगूसराय के अलग अलग गांव से आए हुए भाइयों और बहनों और बच्चों, मेरे लिए बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है कि दूसरी बार आपके बीच में आने का निमंत्रण मिला। देश में कई लाख गांव हैं लेकिन गदरगामा एक ही है, क्योंकि यहाँ पर इतना एक वैचारिक माहौल है, इस देश को समझने का चित्रण है और विद्या के प्रकाश से नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का रास्ता बनाया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि जहां बड़े आचार्य मौजूद हों, विद्वान मौजूद हों, वहां किसी को भी कम बोलना चाहिए, ज्यादा सुनना चाहिए। तो हम लोगों के पीढ़ी के आचार्य, मार्गदर्शक, शिक्षक प्रोफेसर प्रभात पटनायक जी हैं
और इनकी बात को हिंदुस्तान सुनता है, समझता है। जब नहीं सुनता है तो गड्ढे में गिरता और कहता है कि प्रभात पटनायक को बुलाओ जिससे हमको इस गड्ढे से निकाल सके। तो आज जो पत्रिका छपी है, ये हाँक में अंग्रेजी और हिंदी में इनका लेख भी आया है कि आज की परिस्थिति क्या है और इसका समाधान क्या है। जब इतना बड़ा विद्वान यहाँ मौजूद हो तो हम उनका समय नहीं लेना चाहते। लालच इस बात का है कि हम अपनी बात थोड़ी सी आपसे कह दें। आज़ादी के 75 साल में आप सब जो हमारी तरह से आज़ादी के आसपास जन्मे, उनको बहुत सी चीज़ें मालूम है, आंख के आगे से पूरी तस्वीर गुजरती है। लेकिन जो कम उम्र के हैं, जिनकी उम्र 35 साल, 30 साल, 25 साल है, वो भारत को दूसरे तरीके से देखते हैं। और ये जो बच्चे हैं, इनके लिए भारत दूसरा देश है। जो कल का भारत था वो गुलाम भारत था। जो कल का भारत था वो लाचार भारत था। जो कल का भारत था वो निरक्षर भारत था। जो कल का भारत था वो बटा हुआ भारत था। धीरे धीरे, खास तौर पर 1921 से 1947 के बीच में भारत में राष्ट्रीय एकता का जागरण हुआ। हम अपनी जात के साथ अपने देश की इज्जत करना सीखने लगे। हम अपनी भाषा के साथ अपने देश को भी आगे बढ़ाने के लिए सोचने लगे और भारतीयता का विकास हुआ। उसके साथ हमने भारत माता को भी समझा। भारत माता मतलब कौन? कोई मां नहीं है जिसको बंद कर दिया जेल में अंग्रेजों ने। भारत माता मतलब भारत के मजदूर और किसान। भारत का मतलब भारत के लोग, और भारत के लोगों में हमको अन्न देने वाला अन्नदाता किसान, और हमारे रोज रोज की जरूरतों को पूरा करने वाला मजदूर, हमको शिक्षा देने वाला शिक्षक, हमको बताने वाला पत्रकार, हमारे इलाज करने वाला डॉक्टर, हमारा व्यापार करने वाला व्यापारी, ये सब मिलकर के भारत बनते हैं। और इनकी जय तब होगी जब हम 4 सवालों का समाधान करेंगे। आज आजादी के 75 साल बाद तरक्की के 4 सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं। लेकिन उन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद ये जो 25 साल 30 साल के लड़के लड़कियां हैं, ये जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, उनके सामने 4 सवाल हैं और उन सवालों का जवाब हम नहीं दे पाए। हमारी ये पराजय है। हमने जो हासिल किया वो भी हमको ध्यान रखना है, जिससे विश्वास बना रहे। लेकिन जो हम हासिल नहीं कर पाए, जो बातें उलझी रह गई, उनको भी समझना है। क्या हासिल किया हमने? अंग्रेजों ने कहा कि जब हम जाएंगे तो तुम स्वराज के काबिल लोग नहीं हो, टुकड़ा टुकड़ा हो जाओगे। हमने 4 बातें की जिससे दुनिया आज भी हमको सलाम करती है। वो पहली बात थी स्वराज पाना। अंग्रेजों के 200 साल के राज में स्वराज हासिल करना मामूली बात नहीं थी। अफ्रीका भी गुलाम था, एशिया के और देश गुलाम थे, इंडोनेशिया गुलाम था, फिलीपींस गुलाम था, मलेशिया गुलाम था। लेकिन सबसे पहले हम आज़ाद इसलिए हुए कि हमने 1921 से 1942 के बीच में धीरे धीरे करके, पहले हमको डर खत्म हुआ, फिर हमारे अंदर एकता आई, फिर हमारे अंदर साहस आया, और फिर हमने ललकार के सन 42 में कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इसमें इस इलाके का बहुत बड़ा योगदान था। हम जब कल राजन जी से सुन रहे थे कि सन 42 में कहां कहां क्या क्या हुआ, अनगिनत घटनाएं हुई, और उन कुर्बानियों के बल पर, और उस कुर्बानी की बड़ी शुरुआत शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी से हुई। जब उनको फांसी लगी तो घर घर तो लगा कि उनका जवान बेटा मारा गया है। उनका बेटा मारा ही नहीं गया, उस हत्या का बदला भी लेना है। इसलिए भगत सिंह की शहादत ने, राजगुरु और सुखदेव की शहादत ने हमारे अंदर एक चुनौती पैदा की कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे जवान बेटों को आजादी की मांग करने पर फांसी देते हो, हम तुमको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और धीरे धीरे दुविधा खत्म हुई, एकता आई, साहस आया और संघर्ष आया। मजदूरों ने किया, किसानों ने किया, वकीलों ने किया, डॉक्टरों ने किया, पत्रकारों ने किया, नौजवानों ने किया। तो पहली चीज जो 75 साल में हासिल हुई है वो है स्वतंत्रता, स्वराज। ये मामूली चीज नहीं है। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो समझते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी नकली है, अधूरी है। ये बात तो ठीक है, नकली नहीं है, असली है। दूसरी बात जो हमने हासिल की वो थी हमारी राजनीतिक एकता। 550 टुकड़ों में हिंदुस्तान बटा हुआ था अंग्रेजों के जाते समय। 550 रियासतें थीं, बड़ौदा, ग्वालियर, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, जम्मू,
त्रावणकोर, कोचीन, दरभंगा, ये लोग सब सपना देखते थे कि अपना राज होगा, अपना झंडा होगा, अपना टिकट होगा, अपनी हुकूमत होगी। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन का दबाव, प्रजा परिषद का आंदोलन और नेहरू और पटेल जैसे नेताओं का संकल्प, कि इन सबको हमने कहा कि तुम्हारी खैर नहीं है, तुम या तो भारत में मिल जाओ या जनता तुमको टुकड़े टुकड़े कर देगी। और डर के मारे ज्यादा राजा महाराजा नवाब भारत के साथ मिले और हम, जिसको अंग्रेज जाते तोड़ गया था, गांव गांव को तोड़ गया था भारत के बंटवारे को लेके, हिंदू मुसलमान को लेके, हमने फिर से उस एकता को बनाने का काम किया और किसी तरह से हमने एक बहुभाषी भारत बनाया। आपको याद होगा जो इस समय 60-70 बरस के हैं कि दक्षिण भारत के लोग बहुत डरे हुए थे कि हिंदी वालों का बहुमत हो जाएगा, अंग्रेजों की गुलामी तो जाएगी लेकिन हिंदी की गुलामी आ जाएगी। लेकिन हम हिंदी प्रदेश के लोगों ने बड़ा दिल दिखाया और तरक्की के जो मौके आए उसमें दक्षिण भारत और उत्तर भारत का बंटवारा नहीं किया और इसीलिए उत्तर भारत के किसी राज्य में अलगाववाद का कोई आंदोलन नहीं चला। और जब आईएएस बने, जज बने, सेना के कमांडर बने, तो दक्षिण भारत, पूर्वी भारत के लोग उत्तर भारत से ज्यादा हुए। असल में तो उत्तर भारत को धीरे धीरे गोबर पट्टी कहा जाने लगा, बीमारू प्रदेश कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि हमने उसमें उत्तर और दक्षिण का भेद नहीं किया, राष्ट्रीय एकता बनाई और बहुभाषी भारत को स्वीकार किया। तीसरी बात जो हम लोगों ने हासिल की, एक संविधान बनाया। अभी बीच में आज से 30 साल पहले आरक्षण को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ था, अगड़ा पिछड़ा का झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा कैसे निपटा? सिद्दीकी भाई को याद है, अवधेश प्रधान जी को याद है, प्रोफेसर पटनायक को याद है कि सर्वोच्च न्यायालय में बहस हुई और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी जातियां हैं उसमें क्रीमी लेयर, यानी जो अमीर हैं उनको छोड़ करके एक आमदनी की सीमा के नीचे जो लोग आते हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए और झगड़ा खत्म हो गया। न्यायपालिका ने हमारे झगड़ों को सुलझाने का काम शुरू कर दिया और हमने उसको आधार बनाया अपने संविधान को। संविधान एक ऐसी किताब बन गई जो हमको हमारे हक के बारे में बताने लगी। ऐसे ही महिलाओं का सवाल था। देश में आबादी में एक आदमी एक औरत, पूरी आबादी 1 अरब 30 करोड़ की, उसमें अगर पुरुष 50% हैं तो महिलाएं 50% हैं। लेकिन संसद में कितना है? 12%, 15%। विधानसभा में बिहार की, जहां अभी हमारे राजन जी 3 बार गए, ये खोजते रहे औरतों को, औरतों का हिस्सेदारी का मौका नहीं आया, उनकी नागरिकता अधूरी रही। फिर बिहार जैसे प्रदेश ने अगुवाई की कि अच्छा लोकसभा में नहीं, विधानसभा में नहीं, तो कम से कम पंचायत और जिला परिषद में 50% जगह औरतों के लिए आरक्षित की जाएगी। और उसके बाद औरतें बोलने लगी, औरतें आगे बढ़ने लगी और औरतों के आगे बढ़ने से, बोलने से देश की जो प्रतिभा थी वो और निखरी और हमारे गांव की व्यवस्था में एक नई लहर चली। पानी के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अस्पताल के लिए। और नेता लोगों पर दबाव पड़ा कि गांव के ऊपर बड़ा बड़ा प्रवेश द्वार मत बनाओ, गांव के अंदर स्कूल बनाओ, पंचायत भवन बनाओ, अस्पताल बनाओ। ये स्त्री शक्ति का सहयोग मिला तो हमने संविधान बनाया था। और जो चौथी बड़ी उपलब्धि है वो है लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र। राजा का वोट और हमारा वोट एक ही नंबर, प्रोफेसर प्रभात पटनायक जैसे विद्वान का वोट और इनके विश्वविद्यालय में सफाई करने वाले का वोट एक ही वोट। राजा लड़ेगा, रानी लड़ेगी और मेहतरानी भी लड़ेगी, किसान भी लड़ेगा, मध्यम वर्ग भी लड़ेगा। ये जो चुनाव है, हालांकि चुनाव बहुत प्रदूषित हो गया है, चुनाव में धन शक्ति जनशक्ति के ऊपर हावी हो गई है और उसके बारे में प्रभात पटनायक जी का लेख पढ़िएगा। ये सब 30-35 साल में हुआ है। लेकिन हमारे पास संसदीय लोकतंत्र एक बड़ी चीज है, पाकिस्तान के पास नहीं बन पाया। पाकिस्तान तानाशाही और लोकतंत्र के बीच में झूला झूलता है, 5 साल तानाशाही, 5 साल लोकतंत्र। पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री बनता है उसके बाद या तो वो देश छोड़ के जाता है या उसको फांसी लगा दी जाती है या उसकी हत्या कर दी जाती है। उस मायने में भारत में
19 बरस की इमरजेंसी छोड़ करके लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस नहीं किया, नेता चाहे जो भी हो, पार्टी चाहे जो भी हो। जब एक बार वो दुस्साहस किया लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ का, तो इंदिरा गांधी जैसी बड़ी नेता, महान प्रधानमंत्री, उसको भी हमने कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया। गाय को भी हराया नहीं इंदिरा को भी हराया, बछड़े को भी हराया नहीं संजय गांधी को भी हराया। अगली बार भी अगर कोई लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करेगा तो जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ, संजय गांधी के साथ हुआ, आपके साथ भी वही होगा। ये भारत की कसम है। लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, उसमें जो बीमारियां आ गई हैं उसको हम दूर करेंगे। चुनाव सुधार इस देश की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि कल लोकसभा का चुनाव जितने खर्चे में लोग लड़ते थे, चंद्रशेखर सिंह जैसे लोग, उससे ज्यादा खर्चा गांव सभा में होने लगा। मैं गोवा में था, गोवा में तो वोटर के पास प्रति वोटर 5,000 रुपया, घर में 3 वोट तो एक लिफाफा में 15,000 रुपया दे दिया। तो दूसरी पार्टी जो आई बंगाल की तृणमूल कांग्रेस, उसने 10,000 दिया। फिर दिल्ली की पार्टी आई आम आदमी पार्टी, जिससे हमारा भी थोड़ा बहुत रिश्ता था कुछ समय तक, उसने 10,000 रुपया दिया। वोटर को भ्रष्ट करने का काम हो रहा। वोट से ज्यादा पवित्र कोई काम नहीं है, लेकिन वोटर को भी बहकाने का काम दक्षिण भारत से शुरू हुआ और अब चारों तरफ वोट को जनशक्ति की बजाय धनशक्ति का खेल बनाया जा रहा। लेकिन ये 4 उपलब्धियां हैं। लेकिन आज जो 4 बड़े सवाल हैं 75 साल के बाद, वो क्या सवाल है? पहला सवाल कोरोना के कारण है दवाई का, हमारी स्वास्थ्य नीति का। जब कोई बीमार होता है तो कहां जाता है? पहले डॉक्टर के पास जाता है। राजन जी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुलाया। लेकिन डॉक्टर, गांव में तो सवाल ही नहीं इलाज का। बेगूसराय अस्पताल जाइए, बेगूसराय में डॉक्टर ने 1 दिन 2 दिन बांध के रखा, फिर कहा पटना जाइए, और पटना वाले ने कहा कि आपके पास अगर पैसा है तो मेदांता है दिल्ली में, वहां जाइए। ये हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है। जब कोरोना आया तो 2 राज्यों में कोरोना का दुख कम था, एक था केरल और एक था गोवा। क्यों? क्योंकि केरल की सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी की थी। बंगाल की सरकार को भी करना चाहिए, पंजाब की सरकार को भी करना चाहिए। स्वास्थ्य का अधिकार हमारे लिए जीने का अधिकार है। तो पहला सवाल है दवाई का। दूसरा सवाल है कमाई का। आज सबको रोजगार का सवाल है। ये जो लड़के हैं हमारे घर के 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल वाले, उनको देख के हमारी आंख झुक जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई किया। कहां कहां जाके पढ़े? हैदराबाद गए, बंगलोर गए, दिल्ली गए, घर छोड़ करके। अच्छी डिग्री है उनके पास, रोजगार नहीं है। हर साल प्रभात पटनायक जैसे अर्थशास्त्री बताते हैं कि देश के अंदर 1.5 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में श्रम बाजार में आते हैं, पढ़े और अनपढ़, और 45 लाख 50 लाख रोजगार है। तो 1 करोड़ लोगों के लिए रोजगार है ही नहीं है। तो या तो वो खेती में भीड़ बढ़ाएं या कम तनख्वाह पर काम करें, अर्ध रोजगारी। तो दूसरा सवाल है कमाई का। इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जो लोग दीवाने हुए थे, भगत सिंह जैसे लोग, वो नौजवानों के अधिकार के लिए भी दीवाने हुए थे। खाली नेता लोगों के लिए चुनाव का चक्कर चला करके नया राजा बनने के लिए, नए सामंत बनने के लिए, नए मालिक बनने के लिए हमको आजादी नहीं मिली थी। और आज हिंदुस्तान का नौजवान रोजगार के लिए देश में और विदेश में भटक रहा है और कहीं जगह नहीं है। मैं अमेरिका में 6 साल रहा हूं। अमेरिका के बारे में भारत के पढ़े लिखे लोगों की क्या छवि है? एक बार जहांगीर गया था कश्मीर, और उसने कहा कि अगर दुनिया में जन्नत कहीं है तो यही है, यही है, यही है। अब कश्मीर में जन्नत नहीं है, वहां तो सेना लगी है। जो लोग अमेरिका जाते हैं वो कहते हैं ओहो, दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वही है, वही है, वही है। अमेरिका चलो, कनाडा चलो। वो कोई समाधान नहीं है। 1 अरब 30 करोड़ लोगों के देश के 3 करोड़ लोग, कुल 3 करोड़ लोग विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। पूरा पंजाब कनाडा जाने के लिए पागल है। और मध्यम वर्ग के लोग बनारस में, बेगूसराय में, पटना में बड़े गर्व से कहते हैं क्या हाल बात हो रही है लड़का लड़की का? पढ़ाई हो गई, लड़की का ब्याह कर दिया, और लड़का वो भी काम कर रहा। कहां? वो अमेरिका में काम कर रहा है, दामाद भी अच्छा काम कर रहा है। और आप, हम उनसे फोन पर, मोबाइल पर रोज सवेरे बात कर लेते हैं, उसी से परिवार चल रहा है।
तो सवाल कमाई का है। चौथा सवाल पढ़ाई का है। मैं और देश प्रधान जी प्रभात पटनायक सारी जिंदगी अध्यापक थे। हमारी आंख के आगे हमारी शिक्षा व्यवस्था का व्यवसायीकरण किया गया। पहले स्कूल का किया गया, उसके बाद कॉलेज का किया गया, और अब नौकरी का दाम लगता है। आपको मालूम है ना कितना रुपया लगता है लेक्चरर की नौकरी में? बिहार में 25 लाख, कर्नाटक में 50 लाख, उत्तर प्रदेश बीच में है 35 लाख। और कुलपति बनने पर कितना लगता है? पढ़े लिखे लोग बताएंगे, शर्माएंगे भी। बिहार में सस्ता है, झारखंड में भी सस्ता है। कर्नाटक के गवर्नर ने कहा, तमिलनाडु के गवर्नर ने कहा कि जब हम गवर्नर थे तो वहां वाइस चांसलर बनाने के लिए 25 करोड़ रुपया हमको मिलता था। 25 करोड़, ये गवर्नर ने कहा, हम नहीं बोलते। और आम लोग जानते हैं कि बिहार झारखंड में कुलपति बनने पर 3 करोड़ का रेट है। बहुत सस्ता है बिहार और झारखंड। चलिए चला जाए पटना और रांची कुलपति बन जाए। और हाई कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नालायकों को तुमने कुलपति बनाया है, हटाओ इनको, बाहर कटो। और शिक्षा का क्या हाल है? मुखिया जी जो सबसे अच्छा पढ़ाता है उसको नहीं बनाते शिक्षक। जो उनकी भैंस को सबसे अच्छी तरह से धुलाई करता है, उनके सामान का इंतजाम करता है, मुखिया जी उसको शिक्षक बनाते हैं। और हमारे नेता, माफी के साथ कहूंगा क्योंकि हमारे दोस्त हैं, और अगर दोस्त और वैद्य और गुरु ये 3 चापलूसी करें, सच न बोले तो आप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मित्र के नाते मैं कहता हूं कि आज हमने पढ़ाई का सत्यानाश कर दिया, प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक। और मैं छोटे मोटे विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूं। बनारस विश्वविद्यालय, मालवीय जी की कृपा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ये भारत के और दुनिया के श्रेष्ठ विद्या साधना के केंद्र थे। धीरे धीरे बाजारीकरण ने इसका नाश कर दिया और नई शिक्षा नीति आई है। तो ये 4 सवाल हैं मेरे मित्रों, जवान दोस्तों, जो हमारी पीढ़ी जो 70 की हो गई, 75 की हो गई, 80 की हो गई, उसकी विफलता है। हमने कुछ किया है, ऐसा नहीं कि हम नालायक थे। सिद्दीकी साहब ने अपनी जवानी जेपी आंदोलन में हमारी तरफ से लगाई, फिर राजपाट चलाने में कुछ समय मिला, कुछ किया इन्होंने। ऐसा नहीं कि एक जाके वहां खाली मक्खी मार रहे थे, लेकिन ये कुछ चीजें नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाए। और वो 4 चीजें हैं। दवाई, भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में तत्काल बुनियादी परिवर्तन होना चाहिए। हम मच्छर और मक्खी के काटने से मरने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरा, हमारी रोजगार नीति सही होनी चाहिए। आपने नीति आयोग बनाया, क्या नीति है रोजगार की? आपके नीति रोजगार के लिए हमारा जब प्लानिंग कमीशन था तो कुछ था उनके पास। मनरेगा उन्होंने पैदा किया, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। कुछ राज्यों में अब शहरी रोजगार गारंटी योजना भी चल रही है, लेकिन कोई नीति भारत सरकार की नहीं है। तो हमको चाहिए दवाई, हमको चाहिए कमाई, हमको चाहिए पढ़ाई, और आखिरी सवाल है महंगाई का। महंगाई के बारे में मर्दों को कुछ मालूम नहीं है, बहनों को मालूम है। इनसे पूछिए कैसे घर का बजट चल रहा है। सब्जी से लेके गैस तक बेतहाशा लूट है, कोई पूछने वाला नहीं है। लुटेरों का राज हो गया। और इसके बारे में जब बोलिए तो राहुल गांधी जैसे बड़ी पार्टी के बड़े नेता को भी नहीं बोलने दिया जाता। बोलिए तो कहेंगे ये तो देश विरोधी हैं। अरे हम आपके विरोधी हैं राजा साहब, देश विरोधी। देश तो हमारा अपना है। और इसीलिए आखिरी बात यह है, मैं माफी चाहता हूं संचालक जी से, प्रभात दास से, कि हमने कहा कि कम बोलेंगे, लेकिन आप लोग जितना ध्यान से सुन रहे, थोड़ा लालच हो गया। आजकल हमको टेलीविजन में आने का मौका नहीं मिलता है। पहले टेलीविजन वगैरह के जरिए आते थे तो हो जाता था, तो आज उसी लालच में हमने कहा 2 लड्डू मिलेगा, 2 लड्डू और खा लें। तो एक नारा है जो आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। वो नारा हमने जयप्रकाश नारायण से सीखा था, और वो नारा था, रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। लेकिन हम लोगों का जो अनुभव आया वो था कि जितना सरकार को बदला, सरकार का निकम्मापन उतना बढ़ता चला गया।
तो उस नारे का दूसरा हिस्सा है, सरकार निकम्मी है लेकिन ये देश हमारा अपना है। सरकार निकम्मी है लेकिन ये देश हमारा अपना है। इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। गदरगामा के लोगों ने इंतजार नहीं किया कि सरकार यहां पर लाइब्रेरी बनाए। गदरगामा के लोगों ने इंतजार नहीं किया कि सरकार हमारे बेटे बेटियों को कंप्यूटर सिखाए। इन्होंने खुद शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकार निकम्मी होगी लेकिन देश हमारा अपना है। अगर हमारे घर की सफाई करने वाला कोई नहीं आया तो घर गंदा रहेगा। नहीं गंदा रहेगा, हम खुद साफ करेंगे। तो वही काम करने के लिए विप्लवी पुस्तकालय जैसे लोग लगे हुए हैं। सरकारों की अपनी मजबूरी है, अपनी सीमा है, हर चीज सरकार के बस की है नहीं। तो मैं आज 75 साल के बाद ये बात तो सिर उठा के गर्व से कह सकता हूं कि हम एक स्वराजी देश हैं, जहां देश आजाद है, हमारा अपना एक संविधान है, हमने अपनी एकता को बनाया है। पहले बहुजाति भारत बनाया, फिर बहुभाषी भारत बनाया, अब बहुधर्मी भारत बनाने की लड़ाई चल रही है। और हम एक संसदीय लोकतंत्र हैं जहां बोलने की आजादी, संगठन की आजादी, आंदोलन की आजादी है। और ये हमारे पुरखों से मिली है। भगत सिंह से शहादत से मिली है, गांधी की शहादत से मिली है, अंबेडकर के योगदान से मिली है, फुले के योगदान से मिली है, लोहिया जयप्रकाश की मदद से मिली। लेकिन हमारी 4 समस्याएं हैं। हमने दवाई का इंतजाम कच्चा किया है। खाली बड़े लोगों का इलाज हो सकता है इस देश में। अब तो बड़े लोगों का भी इलाज विदेश में ही हो रहा है। दूसरा, हमने कमाई की, रोजगार की कोई नीति नहीं बनाई, उसको बाजार के भरोसे छोड़ दिया। तीसरे, हमने पढ़ाई को बिल्कुल चौपट कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर का भारत, जाकिर हुसैन का भारत, गांधी का भारत, कृष्णमूर्ति का भारत, आर्य समाज का भारत, उस भारत में आज शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से बाजार के हवाले कर दी गई है। और उच्च शिक्षा तो पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो गया है। पढ़ाई और आखिरी बात, महंगाई। दाम नीति होनी चाहिए, मुनाफा मिलना चाहिए किसी भी व्यापारी को, लेकिन कितना मुनाफा लोगे भाई? तो दोस्तों, सुना आपने समाजशास्त्री साहब को। इनको सारी बुराइयां आज बीजेपी राज में ही नज़र आ रही हैं। इनको कांग्रेस राज में महंगाई नज़र नहीं आती थी, इनके कांग्रेस राज में स्वास्थ्य व्यवस्था नज़र नहीं आती थी, इनको कांग्रेस राज में कुछ नज़र नहीं आता था, सब चंगा था। लेकिन बीजेपी राज में इनको सारी बुराइयां नज़र आती हैं। दोस्तों, आप कमेंट करें, आप सहमत हैं या नहीं।